सोचिए, एक फिल्म आती है और रातों रात एक लोकल गैंगस्टर की कहानी को प्रयागराज की गलियों से उठाकर सीधा कराची के इंटरनेशनल मंच पर पहुंचा देती है। जाहिर है, सवाल तो उठेंगे ही। ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर 2 ने बिल्कुल यही किया और इसके साथ ही सच और फसाने की एक ऐसी बहस छेड़ दी जो आज तक चल रही है। तो चलिए आज इस फिल्मी पर्दे को जरा हटाकर देखते हैं कि इसके पीछे की हकीकत आखिर है क्या। क्या धुरंधर 2 में जो कुछ भी दिखाया गया वो वाकई सच था, या फिर कहानी को जबरदस्त बनाने के लिए सिर्फ मिर्च मसाला डाला गया था। दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और वो रास्ता हम रोक देंगे। फिल्म का ये दमदार डायलॉग सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये सत्ता और जुर्म के उस गठजोड़ की तरफ इशारा करता है जिसके बारे में हम सब जानते हैं। भले ये सुनने में फिल्मी लगे, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई राजनीति और अपराध के एक बहुत गहरे, बहुत पेचीदा खेल की ओर इशारा करती है। और यहीं से उठता है वो सबसे बड़ा सवाल जिसने सबको उलझा दिया। अतीक अहमद सिर्फ एक लोकल बाहुबली था या फिर एक इंटरनेशनल टेररिस्ट? फिल्म में तो उसे एक खतरनाक आतंकवादी के तौर पर पेश किया, लेकिन क्या हकीकत भी यही थी? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। तो अब आते हैं फिल्म के सबसे विस्फोटक दावे पर। वो दावा जो अतीक अहमद को एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप में दिखाता है। आइए इस दावे का जरा फैक्ट चेक करते हैं और देखते हैं कि इसमें आखिर सच्चाई कितनी है। फिल्म का सबसे बड़ा और सनसनीखेज दावा यह है कि अतीक अहमद का सीधा कांटेक्ट अल-कायदा के खूंखार आतंकवादी इलियास कश्मीरी से था। अब देखिए, ये एक ऐसा दावा है जो कहानी को एक लोकल क्राइम से उठाकर सीधा इंटरनेशनल टेररिज्म के लेवल पर ले जाता है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा झोल है। जैसा कि साफ साफ दिख रहा है, इलियास कश्मीरी तो 2011 में ही एक ड्रोन हमले में मारा गया था, जबकि फिल्म की कहानी साल 2023 की है। तो सवाल यह है कि एक आदमी जो मर चुका है वो 12 साल बाद किसी से कांटेक्ट कैसे कर सकता है? ये तो नामुमकिन है। तो मतलब बिल्कुल साफ है, ये कनेक्शन पूरी तरह से मनगढ़ंत है। फिल्म बनाने वालों ने कहानी को और ज्यादा रोमांचक और ज्यादा सनसनीखेज बनाने के लिए ये एंगल गढ़ा है। इसका हकीकत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। और देखिए, यहीं पर सच और फसाने के बीच की लाइन थोड़ी धुंधली हो जाती है। फिल्म क्या करती है कि वो पुलिस चार्जशीट में लिखे गए आरोपों को ऐसे दिखाती है मानो वो साबित हो चुके तथ्य हों, जबकि सच्चाई ये है कि इन दावों पर कभी अदालत में सुनवाई नहीं हुई, वो कभी साबित ही नहीं हुए। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फिल्म में कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जो खतरनाक हद तक सच के करीब हैं। चलिए अब उन पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं अतीक के उस क्रिमिनल एम्पायर से जो जेल की दीवारों के पीछे से चलता था। ये सुनने में किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है ना, पर अफसोस ये बिल्कुल सच था। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे अतीक जेल के अंदर से ही फोन पर अपना पूरा साम्राज्य चला रहा था। और असलियत में भी एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उमेश पाल मर्डर की पूरी साजिश उसी जेल से रची गई थी। ये हमारे सिस्टम की एक डरावनी तस्वीर दिखाता है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां फिल्म और हकीकत के बीच का पर्दा पूरी तरह से उठ जाता है। 15 अप्रैल 2023 की वो रात, जब पूरा देश लाइव टीवी पर एक ऐसी घटना का गवाह बना जिसे शायद ही कोई भुला पाए। ये सीन फिल्म में बिल्कुल वैसे का वैसा ही दिखाया गया है जैसा उस रात असल में हुआ था। हमलावरों का पत्रकारों के भेस में आना, अशरफ के वो आखिरी शब्द, मेन बात ये है गुड्डू मुस्लिम, और फिर अचानक से गोलियों की तड़तड़ाहट। ये एक ऐसा पल था जिसने सबको सन करके रख दिया था। तो यहाँ फिल्म और हकीकत में कोई फर्क नहीं है, जीरो फर्क। ये सीन 100% सटीक है, जैसे किसी ने असल घटना को ही जस का तस पर्दे पर उतार दिया हो। यहाँ कोई क्रिएटिव लिबर्टी नहीं, कोई मसाला नहीं, 100% सच्चाई। लेकिन इस गोलीबारी के बाद भी कई सवाल हवा में ही रह गए हैं, अनसुलझे। चलिए अब उन सवालों पर और फिल्म के आखिरी मैसेज पर एक नजर डालते हैं। फिल्म इन अनसुलझे सवालों का इस्तेमाल कहानी में सस्पेंस बढ़ाने के लिए करती है, लेकिन हकीकत में ये वो सवाल हैं जो आज भी एक पहेली बने हुए हैं। असली मास्टरमाइंड कौन था? वो खतरनाक विदेशी पिस्टल कहां से आए? और अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन कहां हैं? इन सवालों के जवाब आज भी किसी के पास नहीं है। तो कुल मिलाकर धुरंधर 2 है क्या? अगर इसका सार निकालें तो ये तथ्यों और कल्पना का एक ऐसा कॉकटेल है जहां असली घटनाओं को फिल्मी मसाले के साथ परोसा गया है ताकि एक जबरदस्त कहानी बन सके। और अगर इससे हम आंकड़ों में देखें तो हिसाब कुछ ऐसा बैठता है।
फिल्म का लगभग 60% हिस्सा पुलिस रिकॉर्ड और असली घटनाओं पर आधारित है, जबकि बाकी का 40% हिस्सा पूरी तरह से कल्पना है, यानी फसाना। लेकिन बात सिर्फ मनोरंजन की नहीं है। ये फिल्म एक बहुत ही शक्तिशाली नैरेटिव भी सेट करती है। ये उस हत्या को एक तरह से ऑपरेशन क्लीन या अंतिम न्याय के तौर पर पेश करती है, मानो हिसाब बराबर हो गया हो। और यहीं पर यह फिल्म सिर्फ एक कहानी न रहकर एक विचार बन जाती है। और आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। इंसाफ का रास्ता क्या होना चाहिए? क्या इंसाफ सड़कों पर बंदूकों से होना चाहिए या फिर अदालतों से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।